हमारी एपिसोड की शुरुआत में क्लॉप सारिफी से पूछने लगता है, सारिफी वैसे अचानक से तुम्हें पुराने किंग और क्वींस की पिक्चर देखने का ख्याल क्यों आया। जो सुन के सारिफी अपने मन में कहने लगती है, लियोनहार्ड जबकि हाफ ह्यूमन है और हाफ बीस्ट, जबकि लियोनहार्ड का डैड पुराना किंग होता था तो मैंने सोचा कि लियोनहार्ड में ये ह्यूमन का ब्लड शायद से उसकी मदर की तरफ से आया हो। तभी क्लॉप्स उसे यहाँ पे बोलने लगता है, सारिफी एक बार जब तुम पूरे तरीके से क्वीन बन जाओगी तो इन्हीं पिक्चर के साथ तुम्हारी पिक्चर को भी यहाँ पे सजाया जाएगा। जो सारिफी साइक्लॉप्स के साथ यहाँ से जाने ही लगती है। इसी में क्लॉप्स कुछ अनजान बीस्ट वगैरह से टकरा जाता है और हमें पता चलता है जो उनके सामने बीस्ट होती है वो असल में एक फीमेल बीस्ट होती है। वो सारिफी को देख के फौरन से पहचान लेती है, तो अच्छा तुम हो वो ह्यूमन प्रिंसेस जिसका नाम है सारिफी। सारिफी को काफी अच्छे से ग्रीट करते हुए कहने लगती है, मैं बिजेंट की प्रिंसेस हूँ, मेरा नाम है विवियन। विवियन यहाँ से जाते जाते कहने लगती है, वैसे तुम इससे भी कहीं गुना ज्यादा दिल पे छू जाती हो जितना कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना था सारिफी। ये तो मुझे खुद फिक्र में डाल है कि मेरा चांस क्या होगा। दरअसल मैं मैजेस्टी का हाथ मांगने यहाँ पे आई हूँ। तो उसी में ये खबर जब लियोनहार्ड तक पहुँचती है वो काफी ज्यादा गुस्से से गारा जरा होता है और उसे पता नहीं होता ये हरकत आखिर की किसने। तभी एनोबस उसके सामने आते हुए कहने लगता है, योर मैजेस्टी मुख्तलिफ प्रिंसेस को यहाँ पे बुलाने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूँ। में इसकी वजह जब लेडी सारिफी पहली बार बैंक्वेट में गई थी तो इसके बाद से हमें काफी ज्यादा प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा है, तो इस मकसद में कामयाब होना मुश्किल से थोड़ा ज्यादा नामुमकिन लग रहा है। तो इसी में हम सारिफी को उसी विवियन के साथ बैठे हुए देखते हैं और साय और क्लॉप्स उनके सामने मुंह फाड़ फाड़ के बोले होते हैं, हम इस प्रपोजल को अपसेट नहीं करना चाहते, हम ऑलरेडी सारिफी को अपनी क्वीन मानते हैं। और अब थोड़ी देर में वहाँ पे और दूसरे क्वार्टर्स की भी प्रिंसेस यहाँ पे आने लगती है, जो देख के विवियन सारिफी से बोलने लगती है, और एक प्रिंसेस की नेशंस ने अपनी अपनी उम्मीदें हमारे कंधों पे दार रखी है और मैजेस्टी का हाथ मांगना यही उन सब की उम्मीद है, इससे सबका फ्यूचर है। हम आखिर कैसे अपनी नेशन को अपना मुंह दिखाएंगे। यहाँ तक किंग ने हमें देख के बगैर ही मना कर डाला और अब विवियन उससे माफी मांगते हुए कहने लगती है, नहीं मुझे ऐसी बातें तुम्हारे सामने करनी नहीं चाहिए थी, आखिरकार फिलहाल तो तुम्हारी पोजीशन फ्यूचर क्वीन की है। अब तो उसी में सारिफी अब यही मामला अपने बेडरूम में लियोनहार्ड को बताती है, तो यहाँ तक लियोनहार्ड सारिफी पे भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो सारिफी आगे से बोलने लगती है, वैसे मैंने ज्यादा तो कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ इतना ही कहा जितनी भी प्रिंसेस यहाँ पे आई है वो किसी वजह से आपके दरवाजे का दस्तखत दे रही है, एटलीस्ट आप उन्हें बिना देखे या बिना सुने इनकार मत कीजिएगा, उनकी पहले सुने इसके बाद फैसला कीजिएगा। और इस बार भी लियोनहार्ड साफ साफ इनकार कर डालता है। वैसे ये पहली बावली लड़की देखी है जो कि अपने होने वाले हस्बैंड से कह रही है कि तुम जाके दूसरी लड़कियों से मिलो। अरे वाह नहीं यार, वाइफू हो तो ऐसी हो। इस पर सारिफी अपनी नजरें झुकाते हुए कहने लगती है, वैसे चांसलर ने ये सोच समझ के ही कुछ रखा है, और वैसे भी मैं आपके बार बार रास्ते में आ रही हूँ। पर लियोनहार्ड उससे ये भी बता देता है मैं उनसे मिलना शुरू कर दूं या फिर उन्हें अपने करीब आने दूं तो इस मौके से फायदा उठाते हुए मुख्तलिफ तरीके से मुझे अप्रोच करेगी, इससे तुम्हारी अगली क्वीन की सीट भी खतरे में पड़ सकती है। तो यहाँ पे सारिफी अपने मन में सोचने लगती है कि अगर उनमें से कोई भी उसके मुझसे ज्यादा काम आ सकती है तो फिर खैर है, और ये सोचते हुए वो ये कहने को ही जा रही होती है कि इसी बीच में लियोनहार्ड उससे बेड पे लेटा देता है और फिर फेस टू फेस आते हुए उससे बोलने लगता है, सबसे सारिफी ये कहना भी चाह रही हो कि मैं बहुत कमजोर हूँ किंग होने के नाते, कि मैं एक ह्यूमन गर्ल को सपोर्ट नहीं कर सकता। और अब ये बात सुन के सारिफी को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, मेरी बात का उल्टा मतलब मत निकालो। और अब इस बात पे दोनों की बहस हो ही जाती है। सारिफी इसी नाराजगी में रूम को छोड़ के साय और क्लॉप्स के पास आ जाती है। साय और क्लॉप्स काफी ज्यादा डर के मारे उससे कहने लगते हैं कि अगर किंग को मालूम पड़ गया तो वो हमें काफी ज्यादा सुनाएगा। के जवाब में सारिफी उन्हें मना करते हुए कहने लगती है, फिक्र मत करो, किंग इतनी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा वो इससे पहले इस बात को कंप्लीट भी कर पाते। सारिफी को यहाँ पे कुछ दिमाग में आने लगता है, हाँ वैसे आज वो इतने ज्यादा गुस्से में क्यों है। सारिफी अपने दिल में मजीद बोलती है कि मेरी क्वीन बनने से और भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स शायद आ जाए, तो मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ ना कि क्वीन बनना चाहती हूँ। और ये सोचते हुए वो दोबारा से किंग से बात करने जा रही होती है इसी मामले को लेके। हालांकि सारिफी के रूम में आने से पहले तब तक विवियन लियोनहार्ड के कमरे में दाखिल हो चुकी होती है। यहाँ पे दाखिल होते हुए कहने लगती है, वैसे तो हर वक्त ये जगह फुल ऑन गार्ड होता है और आज एक भी गार्ड यहाँ पे मौजूद नहीं है। कहते हुए वो लियोनहार्ड की जाके गोदी में बैठ जाती है और वो इससे बोलने लगती है, शायद से मुझे मालूम है कि आज रात क्यों नहीं गार्ड्स यहाँ पे मौजूद। ये जैसे तैसे कह रही होती है। लियोनहार्ड उससे अपनी कातिलाना निगाह से गोरा होता है। विवियन बोलती है, चाहे जरूर कितने खतरनाक भी हो तुम एक जेंटलमैन हो। और ये कहते हुए वो और भी पहले से भी काफी ज्यादा फ्री हो रही होती है। वो उसे बोलती है, एटलीस्ट आप हमारे साथ गैदरिंग जरूर रखिएगा,
मतलब आप ऐसे ही तो नहीं एक इंसानी लड़की के साथ प्यार बना सकते हैं, जबकि उसकी सारी की सारी बातें रूम से बाहर खड़ी सारिफी सुन रही होती है। और सारिफी इस सब को जर्रा भी बर्दाश्त ना कर पाती और वह फौरन से रूम में रुक के उससे रोकने लगती। फिर बाद में उससे होश आती है कि उसने ये क्या कर दिया और फिर वो माफी मांगते हुए वो यहाँ से चली जाती है। कि चले जाने के बाद विवियन उससे और भी फ्री होने लगती है और उससे कहती है चलो कंटिन्यू करते हैं। तो लियोनार्ड अब उससे बोलने लगता है हाँ क्यों नहीं, कंटिन्यू रखो। तुम्हारी वजह से जिसके साथ मैं असल में रात बिताना चाहता हूँ वो तो भाग के निकल गई। तुम जैसी बिना बुलाए मेहमान की वजह से वो यहाँ से चली गई, जिसका मुझे सबसे बेदर्दी से इंतजार था। दफा हो जाओ, मेरी मौजूदगी में कभी भी अपना नापाक साया तक ना पड़ने देना। और इतना कुछ सुनने के बाद विवियन फौरन से इस रूम से दौड़ जाती। और अब अगली सुबह सारिफी का दिल रखने के लिए लियोनार्ड सारी प्रिंसेस से गैदरिंग रख ही लेता है। और चाहे जरूर पर उसका रवैया उनसे काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। इस दौरान सारी प्रिंसेस के बीच में से एक प्रिंसेस यहाँ पे अल्कोहल को गिरा देती है, यहाँ तक जिससे तो कुछ प्रिंसेस जानती भी नहीं होती कि आखिर ये कौन सी प्रिंसेस है। सिर्फ एक ही प्रिंसेस उसे जानती होती है और वो बोलने लगती है ये मुर्गा की 6 प्रिंसेस है और इसका नाम है अमित। जो देख के वो कहने लगती है क्या एक रेप्टाइल प्रिंसेस है। इतनी शर्म की बात है कि ये लोग भी किंग का हाथ मांगने आए हैं, जबकि एक तरफ दूसरी सारी की सारी प्रिंसेस अपनी उससे बुरी निगाहों से गोरी होती है। और उधर ही मौजूद सारिफी उसके पास आके पूछने लगती है क्या आप ठीक तो है ना, वाइन आपके कपड़ों पे तो नहीं गिरी ना। और जब वो उसे अपने साथ क्लॉथ चेंजिंग के लिए ले जाने लगती है एनोबस कहने लगता है ये मैजेस्टी के खिलाफ है कि उसकी मौजूदगी में आप दोनों खाना छोड़ के जा रही है। लियोनार्ड यहाँ पे इंकार करते हुए कहने लगता है वो जो कर रही है उससे करने दो। उसकी इसी काइंडनेस की वजह से अमित अब दूसरे सी में उसके पैरों में गिरी पड़ी होती है। सारिफी उससे मना करते हुए बोलती है मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ। क्या अमित अपनी बात पे जोर देते हुए कहने लगती है नहीं, तुम तो बड़ी मजबूती से मैजेस्टी के आगे कदम जमा के खड़ी हुई थी। मैं तो सिर्फ उसके डर से ही कांपने लगती हो। तो सारिफी इस पर पूछने लगती है अगर तुम मुझसे इतना ही डरती हो तो उससे शादी क्यों करना चाहती हो। तो अमित इस पर बोलने लगती है दरअसल हमारी किंगडम 200 साल से वार में थी। हालात की मजबूर में बिना किसी कंडीशन के हमने उनके लिए खुद की गुलामियत को कबूल किया और जहाँ पे हमारे किंगडम में ज्यादा से ज्यादा रेप्टाइल्स वगैरह पाए जाते हैं, इसी वैसे स्टेट की वजह से हमें काफी जुल्म को सहना पड़ा दूसरे बीस्ट वगैरह से। और इसी वजह से हमारी हैसियत भी दूसरे बीस्ट वगैरह से काफी ज्यादा गिर गई। और मैं तो खूबसूरत भी नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैजेस्टी मुझे सेलेक्ट भी करेंगे क्योंकि मैं अपनी बहनों की तरह खूबसूरत नहीं हूँ। पर फिर भी मुझे भेजा गया है, तुम ये कह सकती हो मुझे जिला वतन कर दिया गया है। और जबकि मेरे घर आने से मुझे मना किया गया है जब तक मैं मैजेस्टी का दिल नहीं जीत लेती। तुम ये कह सकती हो मैं जंजीरों में ही पैदा हुई थी जिससे मैं कभी भी छुटकारा नहीं पा सकती। सारिफी को उसकी ये बातें काफी ज्यादा दुख दे रही होती है। एक तरफ तो बातें कर रहे होते हैं, इसी में पास में मौजूद उन्हें कुछ लोगों से पता चलता है कुछ बीस्ट वगैरह के सैनिक अब लौट के वापस आ रहे हैं। इस पर अपने कान ठहराने के बाद सारिफी और आर्मिद भी अब ऊपर से रॉयल गार्ड्स वगैरह को देखने लगते हैं। उन्हीं में से एक कैप्टन काफी ज्यादा पॉपुलर होता है जिसका नाम होता है कैप्टन जोर्मुगंध। कैप्टन जोर्मुगंध जो ही कैसल में एंटर करते हैं उसकी मुलाकात एनोबस से होती है। वो एनोबस से कहता भी है कि मुझे फौरन से किंग से मिला, उसके अलावा मैं किसी को भी रिपोर्ट नहीं देता, मुझे उनके साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। चलते चलते उसका ध्यान लेडी सारिफी पे पड़ता है और वो फौरन से समझ आता है कि ये फ्यूचर क्वीन होने को जा रही है। सारिफी के आगे अपने घुटने झुकाते हुए उससे एक क्वीन की तरह ट्रीट करते हुए कहने लगता है कि मैंने अपनी लॉयल्टी मैजेस्टी के नाम कर रखी है और अगर वो आपको अपनी ब्राइड के नाम पे सजाना चाहता है आपका भी हुक्म मेरे सर आंखों पे और अपनी ड्यूटीज को अच्छे से निभाना ताकि हम में से कोई भी डिसअपॉइंट ना हो। और ये सब कहते हुए वो यहाँ से चला जाता है, जबकि यहीं पे प्रिंसेस आर्मिद तो किसी पिलर के सहारे चुप के बैठी हुई होती है। सारिफी के पूछने पे आर्मिद बताने लगते हैं कि जब भी वो कैप्टन जोर्मुगंध को देखते हैं जैसे कि उसका दिल छलांगे मारते हुए सीने से बाढ़ आ जाए। और फिर वो सारिफी को अपनी कहानी सुनाने लगती है जिस वक्त वो बहुत ज्यादा छोटी हुआ करती थी। उस दौरान हम वैसे स्टेट बन चुके थे और तभी यहाँ पे मैजेस्टी ने चक्कर लगाया था। तो यार लियोनहार्ड मैजेस्टी उस वक्त भी सभी दिलों में राज किया करते थे। इसी में आर्मिद की बहन उससे साइड पे धक्का दे देती है ताकि वो किंग की नजरों में ज्यादा से ज्यादा आ सके और ऐसा करते हुए आर्मिद जमीन पे गिर जाती है। ये यूं ही उसके पास फिर आता है कैप्टन जोर्मुगंध और उसका रवैया एकदम जेंटलमैन की तरह होता है। वो आर्मिद को खुद को साफ करने के लिए एक स्कार्फ देता है और असल में वो कोई आम स्कार्फ नहीं बल्कि एक रॉयल स्कार्फ होता है। पर रॉयल सील लगी होती है, इसका मतलब वो सिर्फ किंग से ऑर्डर लेता है। जब उसने उसी स्कार्फ को उसके
हाथ पे बांधा होता है वो लम्हा उसके दिल पे छू जाता है और आर्मित उसके प्यार की दीवानी हो जाती है। कहानी प्रेजेंट पे आती है और वो कहती है मैं इसी पल का इंतजार कर रही थी कि कब मैं उससे दोबारा मिलूंगी और ये स्कार्फ वापस लौटाऊंगी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनका सामना कर पाऊं। मुझे इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, जब तक बस मैं उसकी हो सकती हूँ। और इसको ही प्यार कहते हैं। प्यार ऐसा ही होता है जैसे कि तुम्हारे दिमाग में घंटियां बज रही हो, वो तुम्हारे दिल से आवाज आएगी कि यही है वो शख्स। जब तुम उसे दूसरी लड़की के साथ देखो जैसे कि तुम्हारे गले में कोई हड्डी सी अटक गई हो। और मैं जूझू ये कह रही होती है सारिफी को विवियन की याद आ रही होती है कि सारिफी को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था जब विवियन मैजेस्टी के साथ चिपक रही थी। ऐसी सिचुएशन में भागने के बजाय तुम्हें भी अपने कदम जमाने चाहिए। और अब यहाँ तक उसे सारिफी के भी इतना ज्यादा क्लोज देख के दूसरी प्रिंसेस आपस में बातें करते हुए कहने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि जबकि वो जीत नहीं सकते तो वो यहाँ पे उसी ह्यूमन गर्ल का सहारा ले रही है। अब अगले दिन गैदरिंग का वक्त फाइनली इनके सरों पे टूट आया होता है, जबकि सारिफी जाने के मूड में तो नहीं होती मगर उससे मजबूरन जाना पड़ा होता है। राह में गुजरते हुए हिरांकी की तो बात ही होती है। सारिफी आर्मित को जमीन पे बैठा हुआ देखती है। सारिफी उसके पास जाके अब पूछने लगती है, पर आर्मित उससे अपना ड्रेस दिखाती है जिसकी हालत काफी ज्यादा घिटी पिटी होती है। सारिफी ये देख के ही समझ आती है कि किसी ने जानबूझ के उसका ड्रेस को खराब किया है। हालांकि पास में मौजूद दूसरी प्रिंसेस ये देख के जानबूझ के हंस रही होती है और मजाक उड़ा रही होती है। सारिफी बोलने लगती है, क्या ये तुम लोगों ने किया है? तुम्हारे अलावा कर भी कौन सकता है? आर्मित काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होती है कि आज गैदरिंग में जोरमगंध भी वहाँ पे मौजूद होगा, पर अब वो इस ड्रेस में नहीं जा सकती। पर तक कुछ सुनने के बाद सारिफी यहाँ तक अपना ड्रेस उतार के उसको दे देती है। सारिफी यहाँ पे उससे बोलती है, तुमने ही कहा था तुम कैप्टन से प्यार करती हो, तो इतनी छोटी छोटी चीजों से तुम यहाँ पे नहीं रुक सकती। और अब देखते देखते अगले सीन में बैंक्वेट को जारी किया जाता है। उस गैदरिंग में एनोबेस सारिफी से कहने लगता है, ओए तुम्हारा फॉर्मल ड्रेस का क्या हुआ? पर लियोनहार्ड एनोबेस को सारिफी से टोकने से रोक डालता है। और यहाँ पे अभी तक प्रिंसेस आर्मित नहीं आई होती और दूसरी प्रिंसेस भी इसका मजाक उड़ा रही होती है कि कैसे वो उस प्रिटी किटे ड्रेस में आ भी सकती है। वो ये कह रही होता है कि इसी दौरान आर्मित यहाँ पे एंटर करती है और प्रिंसेस आर्मित लेडी सारिफी के खूबसूरत ड्रेस में होती है, जो देख के बस दूसरी प्रिंसेस देखती रह जाती है। और अब यहाँ पे आर्मित थोड़ी सी हिम्मत करते हुए कैप्टन जोरमगन के पास आके उसका स्कार्फ भी लुटा देती है, जो देख के कैप्टन समझ जाता है कि ये स्कार्फ तो मैंने सिर्फ एक ही बच्ची को दिया था और वो भी काफी साल पहले। जरूर वो बच्ची यही है जो अब बड़ी हो चुकी है। तो एज यूजुअल कैप्टन जोरमगन अपने जेंटलमैन बिहेवियर में आके उसे ग्रीट करता है। सारिफी काफी खुश होती है, पर यहीं पे सारिफी नोटिस करती है जैसे कि प्रिंसेस विवियन अब उससे गुड़ी हो। फिर थोड़ी देर में सारिफी जब इस वाइन का गुण बढ़ती है वो यहीं पे बेहोश हो जाती है। और अब अगले सीन में सारिफी खुद को एक रेस्ट रूम में पाती है। सारिफी को सबके चले जाने के बाद वहाँ पे होश तो आती है, मगर तब तक प्रिंसेस विवियन वहाँ पे मौजूद होती है। वो सारिफी का हाल पूछती है तो सारिफी उससे कहने लगती है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इन्हीं सब पे प्रिंसेस विवियन बोलती है, अच्छा ये सुन के मुझे दुख हुआ, मेरे ख्याल में मुझे से थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिक्विड देना चाहिए था तुम्हें। ये कहते हैं वो उसे दीवार के किनारे ठिका के बैठ जाती है। उससे कहती है, साफ अल्फाजों में और प्यार से कहूंगी, मेरे रास्ते से हट जा, वरना और तरीके भी आते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं हर आदमी के जिस्म को अपने इशारों पे कंट्रोल कर सकती हूँ, पर जबकि किंग को मैं टच भी करूँ तो वो मुझसे खाड़ खाने लगता है। मुझे आज तक कभी भी अपनी इतनी ज्यादा बेइज्जती महसूस नहीं हुई जैसी रॉयल लड़कियां पूरी अपनी किंगडम के लिए बेकार होती है, जब तक हम पॉलिटिकल गेम के लिए यूजफुल साबित ना हो। और मेरे बचाए उस इडियट किंग को तुमसे प्यार हो गया। इसी पर सारिफी फिर आगे से बोलती है, अगर मैं यहाँ पे मौजूद ना होती तो तब भी किंग तुमसे प्यार ना करता। तो अपनी अथॉरिटी होने के नाते सबसे ज्यादा सफर करते हैं, तो मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। और एक स्ट्रॉन्ग किंग बनने के लिए वो इन सारी चीजों को छुपाते हैं, अगर वो इतनी मेहनत करते हैं। और चाहे जरूर मैं अगर उनकी क्वीन ना भी बन रही होती, मैं उनके लिए तुम्हें अपना छोटा सा स्पॉट भी ना देती। जो सब सुनने के बाद गुस्से में विवियन बस उसकी जान लेने को ही जा रही होती है कि पीछे से आर्मित आके वक्त पे उससे पकड़ लेती है। पर इन समय विवियन थोड़ी देर में यहाँ तक प्रिंसेस आर्मित पे भी बाड़ी पड़ जाती है, जिसके बाद उल्टा फिर सारिफी ही यहाँ तक आर्मित को बचा रही होती है। बस विवियन दोनों की जान लेने को ही जा रही होती है। यानी मौके पे एक मैजिकल स्पेल आके विवियन को उड़ा के फेंकता है। वो मैजिकल स्पेल किसी और की तरफ से नहीं बल्कि लियोनहार्ड की तरफ से होता है। लियोनहार्ड जो कि आते सारिफी को अपने बाहों में उठा लेता है। लियोनहार्ड उससे बोलने लगता है कि लास्ट नाइट मैंने तुम्हें यहाँ से दफा होने के लिए नहीं बोला था? तुम याद रखो,
ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है, मेरी मौजूदगी में अपनी नापाक शक्ल मत दिखाया करो। इसके बाद तो किंग के गार्ड्स वगैरह विवियन को यहाँ से ले जाने लगते हैं। इसी तरह बैंक्वेट ओवर हो जाती है और सारी प्रिंसेस को उनके घरों को भेज दिया जाता है, सिवाय प्रिंसेस आर्मी तक है कि उसे एक स्पेशल परमिशन ग्रांट कर दी गई होती है कि ये लेडी सारिफी की दोस्त है। लेडी सारिफी की जान बचाने के लिए उसे ये सब अवार्ड में दिया गया है। और अब आखिरी सीन में लियोनहार्ड सारिफी से बोलने लगता है, अब बस करो, कोई प्रिंसेस वगैरह नहीं आई, मुझे कोई दूसरी लड़की नहीं चाहिए, और जिस लड़की की मैं खुद तलाश में हूँ वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो सारिफी। सुन के लेडी सारिफी के मन में घंटी फूटने लगती है, जैसे कि प्रिंसेस आर्मिद ने कहा होता है, और फिर लेडी सारिफी उसकी फड़ में जाके गिर जाती है। और इसी के साथ हमारी एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।